morning students. Welcome to SGI online class 7 हिंदी लैंग्वेज पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पार्ट 2 वर्ण विचार के आगे के भाग को समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्ण विचार में सबसे पहले आते हैं स्वर। तो मैंने बताया था कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं, अर्थात उन्हें उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर के भेद बताए थे कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुरुष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनको बोलते समय हमें कम समय व कम ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात हर्ष स्वर की एक मात्रा होती है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसके बाद मैंने पढ़ाया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों को या जिन वर्णों को बोलते समय हमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, आई, ओ, औ वर्ण आते हैं। इसके बाद मैंने बताया था पुरुष स्वर। पुरुष स्वर क्या है? वे स्वर जिनको बोलते समय हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे पुरुष स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, तो ओम में ओ पुरुष स्वर है क्योंकि ओ का उच्चारण करते समय हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता ली जाए वहां पर क्या होते हैं? वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसके 4 भेद हैं, अर्थात व्यंजन के 4 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या 25 होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घ, ण। इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, क्योंकि जब हम ये वर्ग का उच्चारण करेंगे तो हमारे कंठ से होते हुए ये स्वर बाहर की ओर आएंगे, अर्थात ध्वनि कहाँ से होती है? कंठ से। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 वर्ण है। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, या। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, क्योंकि जब हम चा, छा, जा अर्थात जब ये 5 वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है, और तालु का स्पर्श करते हुए जो ये वर्ण है इनका उच्चारण होता है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। इसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण है। ट, थ, ड, ढ, ण। तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा, क्योंकि इन वर्ण को बोलते हुए मूर्धा से ध्वनि का उच्चारण होता है। इसके बाद है ट वर्ग। त, थ, द, ध, न। इनमें भी 5 वर्ग है, और इन 5 जो ता वर्ग है इसमें 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्ण का उच्चारण किससे होता है? दंत से, क्योंकि जब हम ता, था, दा बोलते हैं तो हमारे दंत आपस में मिलते हुए ध्वनि प्रवाहित करते हैं।
इसके बाद पंचम है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्योंकि जब हम प, फ, ब, भ, म अर्थात जब ये वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ हैं आपस में मिलते हैं और ओठ का मिलना ही इनका उच्चारण स्थान तभी होता है। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इसके बाद उस व्यंजन क्या है? इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, 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 ह। इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या है? ये 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये वर्ण है डा, ड़ा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करते हुए तुरंत नीचे गिरती है, अर्थात ये क्या कहलाए? उच्छित व्यंजन। बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी। व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। क्यों? क्योंकि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनके 4 भेद होते हैं, अर्थात व्यंजन के 4 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा उच्छिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ण में जो वर्ग है उसमें 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर होता है। जैसे पहला है आपका क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। च, छ, ज, झ, ञ। इस वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय तालु से जिह्वा का स्पर्श होता है। इसके बाद है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। चौथा ता वर्ग। ता वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। पांचवा है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से ये वर्ण? या, रा, ला, वा। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 हैं। श, श, स, ह। इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या है? इनकी संख्या 2 होती है। ये है ड़ा और डा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय जिह्वा तालु का स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो बच्चों, आप व्यंजन किसे कहते हैं? व स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतःस्थ,
ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन में क्या अंतर है, या इनके कितने कितने वर्ण होते हैं, इनको आप स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Hello student, have a wonderful morning to one and all. I welcome you on a video lecture class. Student, we were studying the chapter A Chase of Cheers. That was a very interesting chapter and it was continued last 3 lectures because it's a very long story and also interesting story. So I just want to memorize you the last story, what was happened, what was occurred last class. So as Mr. Vikram got his car back and the thief who had stolen that car, who had ran away from there, Mr. Uncle Badrinath was not able to catch that thief. And after this, what was happened? The Balvinder Singh, who was a driver, taxi driver, who was asking his fare, and Uncle Badrinath was also asking his fee from Vikram, and Vikram was annoyed, he was agitated, he was aggressive because his car was totally damaged. So he was saying, what will we do with this junk? This car is really totally broken. So what was happened then? He was asking his fare, and what was the amount? The amount was 450 rupee and 45 paise only, and he was also asking as a reward the thing that you call bakshish, a tip. तो टिप के रूप में क्या मांग रहे थे? 50 rupees. तो total he was asking 500 rupees. So 500 rupee. Uncle Badrinath was near fainting. He was about to faint it at that time. वो मूर्छित होने वाले थे because he was saying, I have no more than 50 rupee with me. Because at that time he had not more than 50 rupee into his pocket. उनकी pocket में 50 rupee से ज़्यादा पैसे नहीं थे. He opened his wallet and showed it to Balvinder Singh. उन्होंने Balvinder Singh, who was a taxi driver, showed his wallet and he told him that he had not more than 50 rupee at the right moment. I don't know any old man. Balvinder Singh shouted, "You had my taxi. You are going to pay the fare. If you will not, then wait." Balvinder Singh was arguing to Badrinath because he had his taxi. So he told him that I did not want to listen your explanation. I don't mean to your any problem. It's not my matter. It's not my occupation. You had to only pay my fare because you had my taxi. And if you are making a false excuse before me, if you are trying to turn in my mind, so wait. I have a trick. I had an option in which way I'll get back my fare from you. So मुझे पता है कि कैसे मैं तुमसे पैसे निकलवा लूंगा. He rushed to his taxi and brought an iron rod and raised it over Uncle's head. और उसने उस iron rod को उठाया अंकल बद्रीनाथ के हेड पे मारने के लिए. I'm going to smash means break. मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा. सरदार जी have pity. Jaggu cried. Jaggu was an assistant at his office. He was saying, just have a pity, have a mercy on him. And caught hold of Balvinder Singh waist. और Balvinder Singh की waist कमर को पकड़ लिया. Then just a car squeezed. Squeeze means cry. कभी एक कार चिल्लाती हुई कार आती है. Squeezed means the voice of a car. Are you the man who was chasing the car right from Chaurangi to Chakda? क्या तुम वही इंसान हो जो कार को ड्राइव कर रहे थे चौरंगी से लेकर के चकदा तक? It's the name of the place. Firing at the thief, है ना? You were firing at that time and making the whole city watch a real life drama. और पूरा सिटी, पूरा जो शहर था तुम्हारा वो रियल
लाइव जो ड्रामा था वो देख रहा था. Everyone was watching at you. It was really an adventurous task. So ask the man to Uncle Badrinath. The man was coming there at that time. That man told this thing to Uncle Badrinath. Uncle Badrinath looked puzzled. He was perplexed. He was confused. The meaning of the puzzled is written on perplexed. वो परेशान हो गए. At the sudden arrival of these gentlemen, अचानक इतने लोगों का आना परेशान होते ही nodded means अपना सिर हिलाना. He moved his head. Amraj Kapoor. The young man stretched out his hand. अपना हाथ बाहर निकालते उस इंसान ने बोला, I am Raj Kapoor. He identified himself. He addressed himself. I am Raj Kapoor. My name is Raj Kapoor, the film director. I am the film director. Possibly you have heard my name. I am so popular. I am so famous here. So I think you have heard my name. तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा. I beg to be excused. I just excused you. I am just pardon you. तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ. Kapoor was humble. He was very polite. Humble, polite, modest, and dignified. Dignified means dignified, a very good person, the person who has good identity, the person who has dignity, prestige. And I shot your chase sequence right from the start. जो तुमने चेस करा है उस कार को, तो मैंने उस चीज को शॉट कर लिया है, अपने कैमरे में शूट कर लिया है. So of course I am going to pay you if you kindly let me use it in the film Gajanan. अगर तुम मुझे Gajanan is a movie that is going to be released after some days, and I shoot your shot that you have done during that time. You were firing at the time and the car was moving very speedily. I shoot that thing. So if you allow me to show that shoot in my film Gajanan, so I'll pay you whatever you want. मैं तुम्हें उसका पे करूँगा. But I'm just coming here to ask for permission. मैं तुम्हारे पास से परमिशन के लिए आया हूँ. He turned to the man with a briefcase. फिर वो मुड़ता है briefcase की तरफ. Yes sir, he said. Pay him, Kapoor ordered. Yes sir, he said. उसने बोला हाँ सर, pay him, pay कर दीजिए. कपूर ने ऑर्डर किया. गजानन opened the briefcase quickly and brought out wad of notes. और नोटों की गड्डी उसने निकाली. So student, this is the story. I think you are enjoying the story very much, and still 3 paragraphs are left here. So it's very interesting story. You have seen many characters here. Many more characters are here. You have seen that. How many characters you have seen? Mr. Vikram, Mr. Badrinath, Jaggu, and Balvinder Singh, and 3 characters also came there. So it's enough for you today. We will continue this story in our next class. Thank you and have a nice day to one and all. Myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ सिविल ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. तो बच्चों, आपने कल यानी पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक अध्ययन कर लिया था, परंतु क्वेश्चन नंबर 11 विंटेज जैसा ही सेम है, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं. आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है 2/3 प्लस 3/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि -2/15 प्राप्त हो जाए. तो क्या जोड़ा जाए? तो हमने जोड़ने के लिए x कहते हैं. माना x जोड़ने पर बराबर -2/15 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं ड्राइव कर. तो एलसीएम क्या हो गया? 5 × 15.
3 बचे 15, 5 दूनी 10 और प्लस 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 और प्लस x बराबर माइनस 2/15। तो 19/15। अब इसको उस तरफ भी ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू -2/15 और माइनस, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 19/15। तो x इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो गया 15 -2 एंड -19 इज इक्वल्स टू -21/15 और ये 3 से कैंसिल हो सकता है। तो 3 5 जा और 3 7 जा तो इक्वल्स टू -7/5 और या इसको मिक्स फ्रैक्शन में नोट करना हो तो इसको कह सकते हैं -1/2/5। आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका सेम है, बस इसमें केवल 3 संख्याएं दी गई हैं। तो 3 संख्याओं में ये है 1/2 प्लस 1/3। क्वेश्चन नंबर 30 है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 में क्या जोड़ा जाए कि 3 प्राप्त हो जाए। तो इसमें भी x जोड़ने पर तो प्लस x बराबर 3। पहले इसमें एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या हो सकता है 2, 3 और 5 का, तो ये 30 हो सकता है। 15 दूनी 30 तो 30 लिख दिया। 15 हो गया, 15 एकम 15 2 से भाग दिया है इसमें और प्लस 3 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा तो 10 हो गया और प्लस 5 6 का 30 तो 6 हो गया और प्लस x बराबर 3। इसमें से सभी को जोड़ दे तो 15 10 25 और 6 31। तो 31/30 प्लस x बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 31/30। इसमें 1 कर देंगे तो x बराबर एलसीएम क्या हो गया 30। अब 1 से भाग देंगे 30 बार जाएगा तो 30 के 90 माइनस 31 तो x बराबर 90 में से 30 कम करेंगे तो 60 रह जाएगा, 1 कम कर देंगे और तो 59 रह जाएगा और अपान 30। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है अगर तो 30 का भाग देंगे 30 एकम 30 और कितना बच गया 29/30। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है घटाने किसका सिस्टम है पूछा गया है। 14 में 3/4 माइनस 2/3 में से क्या घटाया जाए कि 1/6 प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए माना x घटाने पर माइनस x कर दिया और बराबर में कितना आ जाए -1/6। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और -1/6 को लेफ्ट साइड में लाते हैं क्योंकि हमको प्लस पॉजिटिव x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एलसीएम क्या हो गया 12, 4 के 12, 3 त्रिका 9 और माइनस 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और माइनस प्लस हो जाएगा। इसका साइड चेंज करके ला रहा हूँ 1/6 इज इक्वल्स टू x। इसमें सॉल्व करेंगे तो 1/12 हो गया और प्लस 1/6 हो गया इक्वल्स टू x। एलसीएम हो गया 12 एकम 12 1 हो गया और प्लस 6 दूनी 12 2 हो गया बराबर x। तो 3/12 बराबर x या इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 3 एकम 3 और 3 चौको 12। x का मान आंसर मिल गया x बराबर 1/4। शायद आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट है आपके 6 पार्ट में, तो सभी एक जैसे हैं तो 81 पार्ट में बता फर्स्ट पार्ट में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट -2/3
अब इसमें है सरल तो -2/3/2 प्लस 5/4 -7/4। इसको सरल करना है, यानी इसकी हेडिंग है सरल करें, तो केवल सॉल्व करना है। सरल करने का मतलब है कि इसको हमें हल करके आंसर निकाल देना है। तो हर कौन कौन सा है? 2, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4, क्योंकि 2 से 4 विभाजित हो जाता है और 4 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए उत्तर आ गया 4। 2 से भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 3 से गुणा करेंगे तो -6 हो गया और प्लस 4 एकम 4 5 हो गया, माइनस 4 एकम 4 और 7 हो गया। तो अब देखते हैं समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। तो माइनस माइनस वाले चिन्ह को जोड़ लेते हैं तो -13, 7 और 6 13 और प्लस 5/4। और अब ये माइनस और प्लस हो गए तो ये डिफरेंट साइन हो गए तो ये घट जाएंगे, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो 13 में 5 कम करेंगे तो 8 और बटे 4, 4 से भाग 8 में चला जाता है -2 -2 और ये आपका आंसर हो गया। शायद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूरे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 16 यानी खाली स्थान भरो। इसमें भी कई पार्ट हैं, यानी 4 पार्ट हैं। तो पहला ही बता दूं, फर्स्ट पार्ट में -4/13 -3/26 इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे ब्लैंक है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 13 और 26 का एलसीएम क्या होगा? 26, क्योंकि 13 से 26 विभाजित हो जाता है। छोटी संख्या महत्तम और बड़ी संख्या लघुत्तम, तो 26 हो गया। 13 दूनी 26, 2 से गुणा करेंगे तो -8 हो गया और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 26 एकम 26 तो +3 हो गया और बराबर दोनों डिफरेंट साइन हो गए इसलिए घट जाएंगे, माइनस का 5/26 और ये आंसर हो गया। यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या बनना है? -5/26। इसका एक पार्ट और है, सेकेंड वाला भी बता दूं। सेकेंड वाले पार्ट में -9/14 प्लस फिर फिल इन द ब्लैंक ऐसे और इज इक्वल्स टू -1। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम चाहें तो हम x यहाँ नोट कर सकते हैं, x यहाँ नोट कर सकते हैं। यहाँ पर x को ज्ञात करने के लिए इसका साइड चेंज करके इधर ले जाए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा +9/14। x इक्वल्स टू इसमें अपन 1 कर लें, एलसीएम क्या हो गया? 14। तो यहाँ हो गया -14 और +9। तो x बराबर डिफरेंट साइन हो गए इसलिए सेपरेट हो जाएंगे तो 9/14 -5/14, ये आंसर मिल गया। यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होना चाहिए? -5/14। तो पार्ट इसके रह गए हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं इसके। तो बच्चों एक्सरसाइज आपका ये कंप्लीट हो गया 2.2। तो आज बस इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 7 ज्योग्राफी पार्ट 2 पृथ्वी चैप्टर को समझाया था। अब इस चैप्टर की मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करा रही हूँ। तो बच्चों हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले पृथ्वी
विचरण है। तो पृथ्वी हमारी चारों ओर किससे घिरी हुई है? वायुमंडल से। नेक्स्ट है बच्चों, मैग्मा ठंडा हो जाता है तथा कठोर बन जाता है, तब कौन सी चट्टानें बनती हैं? आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें बनती हैं बच्चों? आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट है कायांत्रित चट्टान के प्रकार हैं। तो ग्रेनाइट, नीज, जैविक फ्रीज, ये सब हमारी क्या है? कायांत्रित चट्टानें हैं। बच्चों बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें सबसे पहला है कि अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन से बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन से बनी चट्टानें हमारी कहलाती हैं तलछटी चट्टानें। कौन सी चट्टानें कहलाती है? तलछटी चट्टानें। नेक्स्ट है पृथ्वी का भीतरी भाग क्या कहलाता है बच्चों? पृथ्वी का भीतरी भाग अंतरतम कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरतम कहलाता है। नेक्स्ट, भूपटल परत सबसे पतली परत होती है। तीन परत होती है, कोर, मैंटल और भूपटल। इसमें सबसे पतली परत जो होती है वो होती है भूपटल। महाद्वीपीय परत महासागरीय भूपटल से क्या होती है बच्चों? अधिक गहरी होती है। और चट्टानें किससे बनी होती है? चट्टानें खनिजों से बनी होती है। किससे बनी होती है? खनिजों से बनी होती है। तो ये हमारे क्या आते हैं? ये हमारे रिक्त स्थान। बच्चों क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर में, पृथ्वी की तीन परतों के नाम बताइए। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा तथा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल के बाकी ग्रह कैसे कौन से हैं बच्चों? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण और गुरु। सूर्य हमारा क्या है? तारा है। तो पृथ्वी सूर्य से क्या है बच्चों? तीसरा ग्रह है। और क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह का 70% भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है, लेकिन इसका शेष भाग क्या है? लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से निर्मित है। तो बात करते हैं कि पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की तीन परतें कौन सी हैं? तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से हुई है। इसकी मुख्य परतें हैं भूपटल, मैंटल और कोर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोर। कोर यानी अंतरतम। अंतरतम। तो बच्चों पृथ्वी का भीतरी भाग हमारा क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। पृथ्वी का ये हिस्सा पृथ्वी की सतह से 1800 मील नीचे है। कोर क्या होती है बच्चों? एक घनी गेंद होती है। क्या होती है? एक घनी गेंद होती है जो जिसमें लोहे और निकल जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें कैसे तत्व पाए जाते हैं बच्चों? लोहे और निकल जैसे तत्व पाए जाते हैं। और कोर को दो भागों में बांटा जाता है। दो परतें होती हैं, बाहरी कोर और भीतरी कोर। बाहरी कोर, भीतरी कोर। ठीक है बच्चों, कोर को दो भाग होते हैं, बाहरी कोर, भीतरी कोर। भीतरी कोर क्या होती है? भीतरी कोर पृथ्वी का ठोस केंद्र है और लगभग 780 मील मोटी है। तो भीतरी कोर क्या होती है बच्चों? ठोस केंद्र है पृथ्वी का, और ये क्या है? हमारे 780 मील क्या है? मोटी। ये मोटी होती है परत। ठीक है। और बाहरी कोर क्या होती है बच्चों? बाहरी कोर इतनी गर्म होती है कि इसको ये हमेशा द्रवित अवस्था में रहती है। इतनी ज्यादा गर्म होती है कि हमेशा पिघली अवस्था में रहती है, ठोस नहीं होती है। भीतरी कोर हमारी क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन बाहरी कोर हमारी क्या होती है? इतनी गर्म होती है, इतनी ज्यादा कि ये हमेशा किस अवस्था में रहती है बच्चों? ये हमेशा द्रवित अवस्था में रहती है। ये हमेशा द्रवित अवस्था में रहती है। लेकिन भीतरी कोर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि द्रवित नहीं होता, जबकि यहाँ का तापमान 600-700 फ़ारेनहाइट तक पहुंचा है। क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए भीतरी कोर के आसपास क्या होता है बच्चों? बाहरी कोर घूर्णन करती है। भीतरी कोर के चारों ओर बाहरी कोर घूर्णन करती है और पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण बनती है। तो दूसरी हमारा आता है बच्चों, दूसरी हमारी पृथ्वी की संरचना की दूसरी परत है हमारी मैंटल। मैंटल। तो बच्चों कोर क्या है? कोर पृथ्वी का भीतरी भाग है। मैंटल क्या होता है? ये है कोर के ऊपर की परत है। कि कोर तो पृथ्वी का क्या हो गया? भीतरी भाग हो गया। और मैंटल जो है, मैंटल कोर के ऊपर की परत कहलाती है। यह समुद्र तल के नीचे से 6 मील से शुरू होती है और महाद्वीपीय भूपटल से लगभग 19 मील नीचे तक स्थित है। तो मैंटल को भी दो भागों में बांटा जाता है, भीतरी मैंटल और बाहरी मैंटल। भीतरी मैंटल, बाहरी मैंटल। ठीक है बच्चों, भीतरी मैंटल और बाहरी मैंटल। थर्ड हमारी परत आती है बच्चों भूपटल। क्या आती है? भूपटल। तो भूपटल क्या होती है बच्चों? मैंटल के ऊपर की परत भूपटल कहलाती है। देखिए कोर हमारी क्या होती है?
चट्टानें होती हैं। तो ये 3 परतें हमारी हो गई। पृथ्वी की 3 परतें क्या हो गई हमारी? भूपटल, मंडल और कोर। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, कायांतरित चट्टानों के प्रकार बताइए। तो कायांतरित चट्टान जैसे कि मैंने बताया था, कायांतरण का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। स्वरूप में परिवर्तन। तो बच्चों कायांतरित चट्टानें क्या है? चट्टानों के दबाव और तापमान के कारण परिवर्तित चट्टानें, मतलब ये चट्टानें दूसरे चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, अपना रूप बदल देती हैं। ये कायांतरण की क्रिया से परिवर्तित होती हैं और कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। तो उनके प्रकार क्या है? ग्रेनाइट, शैल, जैविक शिस्ट, ये हमारी क्या है? ये सब हमारी कायांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये अन्य चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? कायांतरित चट्टानें कहते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है, स्वरूप में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ आग्नेय चट्टानों के नाम बताइए। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं बच्चों? ये चट्टानें मैग्मा के जमने या पिघलती चट्टान के पदार्थ से बनती हैं। मैग्मा जब सतह पर आता है तब वह लावा बन जाता है और वह क्या कहलाता है? फिर ज्वालामुखी कहलाता है। तो कुछ आग्नेय चट्टानें हमारी कौन कौन सी हैं? ओबसिडियन यानी ज्वालामुखी, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, एंडीसाइट, ये हमारी क्या है बच्चों? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों में मेन मुख्य भूमिका किसकी होती है बच्चों? ज्वालामुखी के क्रिया के फलस्वरूप ये चट्टानों का निर्माण होता है। और क्रांति चट्टानों का निर्माण कैसे होता है बच्चों? स्वरूप में परिवर्तन होने से। स्वरूप में परिवर्तन होने से क्रांति चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी लावा के जमने से, लावा के जमने से क्रांति चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students. Welcome to SGI online class. Class 7 हिंदी लैंग्वेज पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पार्ट 2 वर्ण विचार के आगे के भाग को समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्ण विचार में सबसे पहले आते हैं स्वर। तो मैंने बताया था कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं, अर्थात उन्हें उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर के भेद बताए थे कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुरुष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हर्ष स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनको बोलते समय हमें कम समय व कम ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात हर्ष स्वर की एक मात्रा होती है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। इसके बाद मैंने पढ़ाया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों को या जिन वर्णों को बोलते समय हमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, आई, ओ, औ वर्ण आते हैं। इसके बाद मैंने बताया था पुरुष स्वर। पुरुष स्वर क्या है? वे स्वर जिनको बोलते समय हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, वे पुरुष स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, तो ओम में ओ पुरुष स्वर है क्योंकि ओ का उच्चारण करते समय हमें हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता ली जाए वहां पर क्या होते हैं? वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसके 4 भेद हैं, अर्थात व्यंजन के 4 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है?
स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या 25 होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घ, ण। इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। क्योंकि जब हम ये वर्ग का उच्चारण करेंगे तो हमारे कंठ से होते हुए ये स्वर बाहर की ओर आएंगे, अर्थात ध्वनि कहाँ से होती है? कंठ से। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, या। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्योंकि जब हम चा, छा, जा अर्थात जब ये 5 वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है, और तालु का स्पर्श करते हुए जो ये वर्ण है इनका उच्चारण होता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। इसके बाद है टा वर्ग। टा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। ट, थ, ड, ढ, ण। तो इस वर्ण का उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा, क्योंकि इन वर्ण को बोलते हुए मूर्धा से ध्वनि का उच्चारण होता है। इसके बाद है ता वर्ग। त, थ, द, ध, न। इनमें भी 5 वर्ग है, और इन 5 जो ता वर्ग है इसमें 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्ण का उच्चारण किससे होता है? दंत से। क्योंकि जब हम ता, था, दा बोलते हैं तो हमारे दंत आपस में मिलते हुए ध्वनि प्रवाहित करते हैं। इसके बाद पंचम है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, क्योंकि जब हम प, फ, ब, भ, म अर्थात जब ये वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ हैं आपस में मिलते हैं, और ओठ का मिलना ही इनका उच्चारण स्थान तभी होता है। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इसके बाद उस व्यंजन क्या है? इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, 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 ह। इसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या है? ये 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये वर्ण है डा, ड़ा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करते हुए तुरंत नीचे गिरती है, अर्थात ये क्या कहलाए? उच्छित व्यंजन। बच्चों मैं इसे पुनः दोहराऊंगी। व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। क्यों? क्योंकि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनके 4 भेद होते हैं, अर्थात व्यंजन के 4 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा उच्छिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ण में जो वर्ग है उसमें 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर होता है। जैसे पहला है आपका क वर्ग। क वर्ग
में 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, ञ। इस वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय तालु से जिह्वा का स्पर्श होता है। इसके बाद है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। चौथा ता वर्ग। ता वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, कौन कौन से? त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। पांचवा है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, कौन कौन से? प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से ये वर्ण? य, र, ल, व। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 हैं, श, श, स, ह। इसके बाद है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन क्या है? इनकी संख्या 2 होती है। ये है ड़ और ड। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात इनका उच्चारण करते समय जिह्वा तालु का स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। तो बच्चों, आप व्यंजन किसे कहते हैं व स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन में क्या अंतर है, या इनके कितने कितने वर्ण होते हैं, इनको आप स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों को द्वितीय पाठ सत्यनिष्ठा की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ आपकी बुक में तृतीय पाठ लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट है। यहाँ पर द्वितीय पाठ होना चाहिए। तो बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आप कर चुके हैं, और क्वेश्चन आंसर जो मैंने कराए हैं वो आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरे, ठीक है। अब इसमें है असौ महात्मा गांधी गुर्जर प्रांते रिक्त स्थान आएगा पोरबंदर नामनी नगरे 1869 शताब्दे रिक्त स्थान वहां भरे। अक्टूबर मास से द्वितीय रिक्त स्थान में ये शब्द आएगा तारिकायाम अभवत्। द्वितीय को भी रिक्त स्थान में लिखें। नेक्स्ट है एकता गाइस नाम विद्यालय निरीक्षिका। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, आपको इस जगह पर विद्यालय निरीक्षिका शब्द लिखना है। एकदा गाइस नाम विद्यालय निरीक्षिका तस्य विद्यालय आगता। नेक्स्ट है मोहनदासम विहाय सर्वे, यहाँ रिक्त स्थान में लिखे बालका, सर्वे बालका। मोहनदासम विहाय सर्वे बालका शुद्ध, यहाँ रिक्त स्थान आएगा वर्ण विन्यासम अकुर्वन्। अगला है यद्यपि निरीक्षक महोदय से रिक्त स्थान में ध्यानम शब्द लिखें। अन्यत्र आसीत् तथापि सम्मुखम अवलोकयन् अपि, यहाँ रिक्त स्थान में शिक्षक से शब्द लिखें। शिक्षक से अनुकरण न करो। नास्ति सत्यात् परो धर्मः, नास्ति के बाद रिक्त स्थान आएगा सत्यात्, यहाँ सत्यात् शब्द लिखें। सेंटेंस बन गया नास्ति सत्यात् परो धर्मः, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो गई। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3 में
कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ मैंने संस्कृत अनुवाद लिखा है, हिंदी सेंटेंसेस आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो आप देखें कि सत्य के समान तप नहीं है, ये सेंटेंस हिंदी में दिया है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा सत्येन तुल्यम तपः नास्ति। सत्य के समान तप नहीं है या तपस्या नहीं है। नेक्स्ट है मोहनदास को छोड़कर सभी बालकों ने शुद्ध वर्ण विन्यास लिखा। इसका संस्कृत अनुवाद है बच्चों, मोहनदासम विहाय सर्वे बालकाः शुद्ध वर्तनीम अलिखन्। थर्ड पॉइंट है, हिंदी में जो वाक्य दिया हुआ है कि मोहनदास के हृदय में परिवर्तन हुआ। मोहनदासस्य हृदये परिवर्तनम अभवत्। मोहनदासस्य हृदये परिवर्तनम अभवत्। ये इसके आगे का मैं यहाँ लिख रही हूँ। गा के बाद घा नंबर देखिए, अगला सेंटेंस है आपका एक बार गाइस नामक विद्यालय निरीक्षिका। गा के बाद घा नंबर यहाँ देखिए, एक बार एकदा। गाइस नाम विद्यालय निरीक्षिका, विद्यालय निरीक्षिका विद्यालयम् आगतः। अगला सेंटेंस है मोहनदास का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ। मोहनदास का जन्म, इसका संस्कृत अनुवाद होगा मोहनदासस्य जन्म गुर्जर प्रांते अभवत्। गुर्जर प्रांते अभवत्। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3, ये संस्कृत में जो अनुवाद करना था वो आपके ये अनुवाद पूरे हो गए हैं। और ये एक्सरसाइज आप बुक में करें। एक्सरसाइज नंबर 3 तक आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लें। वहां जो प्रश्नोत्तर मैंने लिखाए हैं इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 1 में, वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। बाकी ये सारी एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे, ठीक है। यानी आपको नोटबुक में शब्दार्थ, इस चैप्टर का अर्थ और प्रश्नोत्तर लिखने हैं। बाकी पूरी एक्सरसाइज जो मैंने अभी कराई है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, वो आपको अपनी बुक में करना है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने ध्वनि चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ लिया था। इस क्लास में आप प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि से रिलेटेड पढ़ चुके थे, अब इस क्लास में आप प्रतिध्वनि पढ़ेंगे। तो प्रतिध्वनि, अब प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि का मतलब है, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे रूम में या बहुत बड़े हॉल में या नदी, घाटी, पर्वत की गहरी खाइयों में, वहाँ अगर हम आवाज़ लगाते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तो वो आवाज़ हमको पुनः पर्वतों से टकराने के बाद या कुएं के बगल में बोल रहे हैं तो टकराने के बाद वो हमारे कानों तक फिर से वापस आती है, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि किसी धरातल से टकराने पर परावर्तित होने के पश्चात दोबारा सुनी जाने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि का भी एक शेड्यूल है, सिस्टम है।
प्रतिध्वनि को स्पष्ट तभी सुना जा सकता है जब हमारे कानों तक परावर्तन के बाद 1/15 सेकंड के बाद कोई ध्वनि पहुंचती है। अगर 1/15 सेकंड के पहले कोई ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है तो वो हमें समझ नहीं आती है या सुनाई नहीं देती है। इसलिए कहीं पर टकरा करके वापस आने वाली ध्वनि का समय ध्वनि करने से 1/15 भाग होना जरूर चाहिए, अदरवाइज आप उस ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। तो आप प्रतिध्वनि का सिस्टम आप समझ गए। तो प्रतिध्वनि को स्पष्ट तभी सुना जा सकता है जब वह हमारे कानों तक परावर्तन के बाद 1/15 सेकंड के बाद पहुंचे। यदि किसी कारणवश प्रतिध्वनि 1/15 सेकंड से पहले ही हमारे कानों तक पहुंच जाती है तो हमारे लिए वास्तविक तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। तो अब आप इस प्रकार से जान लें कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की वायु में चाल बराबर कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर 330 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ध्वनि की वायु में चाल बराबर 330 मीटर प्रति सेकेंड। अब 1/15 सेकेंड द्वारा पुनः 1/15 सेकेंड द्वारा ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 1/15 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो हम इससे अगर इसका गुणा कर दें तो बराबर 330 गुणा 1/15, तो 15 से कट जाएगा, 1 है 1, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बराबर 22। हमको 22 प्राप्त हो गया। तो 22 मीटर क्या मिला? 22 मीटर। पुनः 1/15 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर 330 गुणा 1/15 बराबर 15 से 330 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बराबर 22 मीटर। 22 मीटर। इसका अर्थ यह है कि हम वास्तविक तथा परावर्तित ध्वनि को अलग अलग तभी सुन सकते हैं जब हम परावर्तित करने वाले अवरोध से 22 गुणा 1/2, परावर्तित करने वाले अवरोध से 22 गुणा 1/2 बराबर 2 से काट दें तो 11 हो गया, बराबर 11 मीटर अथवा उससे अधिक दूरी पर हूँ। 11 मीटर अथवा इससे अधिक दूरी पर हूँ, तभी हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं, अदरवाइज हमको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसे पर्वत की चोटी, ऊंची दीवार, जहाज अथवा खाई जैसी बड़ी सतह से भी ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि को सुना जा सकता है, लेकिन वह दूरी 11 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 11 मीटर से कम है तो आप प्रतिध्वनि सुन नहीं सकते हैं। अब ध्वनि के परावर्तन के उपयोग, तो ध्वनि के परावर्तन के उपयोग में आप देख सकते हैं, ध्वनि के परावर्तन का उपयोग वस्तु की तलाश करना, ध्वनि प्रतिध्वनि के उपयोग, प्रतिध्वनि के उपयोग नंबर 1, वस्तु के
की तलाश करना, वस्तु की तलाश करना, तलाश करना। समुद्र की गहराई मापना। नंबर 2, समुद्र की गहराई मापना। और समुद्र की गहराई मापना मधुर ध्वनि प्रयोग से। तो समुद्र की गहराई मापना, इनमें से इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपकी खो गई है, कहीं पर खो जाती है, तो आप अगर वहां आवाज करते हैं तो उस वस्तु से ध्वनि टकरा कर आपके कानों तक आती है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि जो वस्तु खोई हुई है वो हमसे कितनी दूरी पर है। क्योंकि आपको मालूम हो गया कि 11 मीटर से अगर कम दूरी पर है तो आप उसकी प्रतिध्वनि नहीं सुन सकते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए वस्तु 11 मीटर से अधिक दूरी पर होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि के बारे में बच्चों आपने इस क्लास में जान लिया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ये क्लास 7H की क्लास है, सब्जेक्ट कंप्यूटर आपका, चैप्टर नंबर 2, ब्रीफ जनरेशन ऑफ हिस्ट्री एंड कंप्यूटर। आज हम लोग 4th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। 4th जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1973 से 1982 तक। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1973 से 1982 तक। ओके, मेन कंपोनेंट्स जो इसमें यूज होते हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी होती है, सिंपल आईसी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो आपका VLSI टेक्निक से बनी होती है। VLSI और ULSI टेक्निक से बनी होती है। VLSI टेक्निक का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक सिंपल आईसी है जो कि हजारों आपके ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। यानी कि आपका माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग जस्ट लाइक वो CPU, जो काम CPU करता है वो एक जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि एक ये आईसी जो है वो वही काम करती है जो कि CPU करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि अगर आपका CPU जो अलग अलग बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थे वो एक आईसी में आपका आ गया, तो सीधी सी बात है माइक्रो प्रोसेसर लगने से आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है। अब इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या यूज होते हैं? इसमें इनपुट डिवाइसेस की तरह कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये आपका एक इनपुट डिवाइस की तरह यूज हो रहा है, क्लियर। और मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस की तरह यूज होता है। और अब आप यहाँ पर आपका जो 4th जनरेशन में जो है वो आपका कलर्ड मॉनिटर जो है वो यूज होना शुरू हो गया था। इसमें लैंग्वेजेस जो है वो कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज इसमें भी यूज हो रही थी। हम पहले भी बता चुके हैं जो 3rd जनरेशन से आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप शुरू हो गई थी। तो जब आप सीधी सी बात है हाई लेवल लैंग्वेज शुरू हो रही है तो इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर्स 2 हैं आपके, जिनको कि एक आपका होता है कंपाइलर और एक आपका है कंपाइलर और एक आपका है इंटरप्रेटर। तो ये जो 2 आपके जो ट्रांसलेटर है वो भी आपके 3rd और 4th जनरेशन में ही डेवलप हुए थे, ठीक है। अब आपका आता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तो C लैंग्वेज, C++, जावा, मैंने यहाँ पे C++ नहीं लिखा है पर C++ भी डेवलप हुई थी, जावा है, साइबेस है, इस तरह से बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज में हुई थी, ठीक है। 4th जनरेशन लैंग्वेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C लैंग्वेज पर ही बना है, यानी कि आपका 4th जनरेशन से
ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हो गए थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है? IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, HP 9000 एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे जो है वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। अब मेन आता है कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है। तो पहली चीज तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती थी, ये इसकी क्वालिटी ये थी। दूसरी बात क्या था कि चूंकि माइक्रो प्रोसेसर लगा है, तो माइक्रो प्रोसेसर की खासियत यही है कि जब आपको सोचिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और वो एक छोटी सी IC में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो जो भी आपका डेटा का जो फ्लो हो रहा था डेटा, वो वायर्स के थ्रू, तो जब आपका सर्किट बड़ा है तो वो उतना टाइम ले रहा था। अगर आपका सर्किट एक छोटा है, भाई सीधी सी बात है, अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो टाइम ले रहा है, और अगर हमको यहाँ से सिर्फ यहीं तक जाना है तो ये टाइम तो कम ही लेगा। तो यानी कि क्या हो गया कि डेटा प्रोसेसिंग की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड यानी कि डेटा मतलब जो भी वो प्रोसेस कर रहा था डेटा को वो बहुत ज्यादा था, यानी कि वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा था। उसके बाद इसमें भी यही था कि आपका स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन वेट, यानी कि साइज में भी छोटे थे, आकार में भी छोटे थे, और इनका जो है कॉस्ट जो है वो बहुत कम थी, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती थी, और जनरली इनको यूज करने में अब हम लोग को AC वगैरह जो है वो यूज नहीं करना पड़ता था, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम थी। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये हुआ 4th जनरेशन कंप्यूटर, और अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर। अब इस प्रकार से बच्चों अब नई जनरेशन अब आपकी आती है 3rd जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, 3rd जनरेशन जो कंप्यूटर है इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका है 1982 से अब तक। ठीक है, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है इसको हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर कहेंगे, और 5th जनरेशन कंप्यूटर 1982 से अब तक है इसका टाइम पीरियड। 5th जनरेशन कंप्यूटर में अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेन कंपोनेंट्स ये वाले जो कंप्यूटर थे, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम लोग फोटोन बेस्ड कंप्यूटर कहेंगे। इनको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोन बेस्ड कंप्यूटर कहेंगे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जैसे अब हमारे जो कंप्यूटर उनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, पर अब जो आपके जो नए जो जिस मतलब क्योंकि इस जनरेशन में तो अभी भी वर्क हो ही रहा है ना, दैट इज स्टिल वर्किंग। ठीक है, अभी भी इस पर वर्क हो रहा है। तो ये जो इस जनरेशन के जो भी अब आगे कंप्यूटर्स आएंगे वो फोटोनिक और ऑप्टिकल कंप्यूटर्स कहलाएंगे। जैसे अभी हम लोगों के जो कंप्यूटर उनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, बट दीज आर कॉल्ड फोटोनिक और ऑप्टिकल कंप्यूटर्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, AI क्या होता है? AI का मतलब फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब ही समझ में आ रहा है, कृत्रिम इंटेलिजेंस, यानी कि एक ऐसे आपके ये रोबोट या इस तरह की मशीन्स डेवलप करी जाएंगी जो कि आपकी ह्यूमन की तरह यानी कि इंसान की तरह वो काम तो करेंगे ही, क्योंकि अगर देखा जाए कंप्यूटर आज भी बहुत कुछ जो है सारा कैलकुलेशन वर्क कर रहा है, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था उसका मोटो यही है कि वो इस तरह की मशीन डेवलप करी जा रही है, या इस तरह की मशीन अब डेवलप हो गई हैं जो कि इंसान की तरह सोचते हैं और उन्हीं की तरह काम करने लगेंगे। जैसे आपके रोबोट्स वगैरह हैं, या आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्वचालित मशीन्स होती, ऑटोमेटिकली मशीन्स होती, जिनको कि सिर्फ आपकी, या हम लोग जैसे आपका AC है, हम बहुत दूर बैठे और उसको चला रहे, तो ये क्या हुआ, हम लोग सिर्फ रिमोट से उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की ये जो चीजें ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये जो है वो आपकी क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी या ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगी। तो इस तरह की चीजें जो है जनरली इसमें मेन आपका रोबोट आता है। रोबोट क्या होगा कि वो आपका देखने में ह्यूमन की तरह लगता है, सारे काम कंप्यूटर की तरह आपके इंसान की तरह करता, बस एक सोचता नहीं था इंसान की तरह। तो अब उसमें ये भी टेक्निक उसमें डेवलप करी जाएगी कि वो जो है वो सोचे भी इंसान की तरह। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया मेन कंपोनेंट। 5th जनरेशन में आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, और जो कि फोटोन बेस्ड टेक्निक इसमें यूज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने इसमें देखा है कि जो कीबोर्ड है, अभी तक आपके कीबोर्ड यूज कर रहे थे हम लोग, कैसे कीबोर्ड हम लोग यूज कर रहे थे जिसमें वायर लगा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप लोग वायरलेस कीबोर्ड, अब आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस माउस। तो 5th जनरेशन में आपका वायरलेस कीबोर्ड और माउस आपके डेवलप हो गए।
उसके अलावा आपका टच स्क्रीन आ गया। अभी हम लोग क्या है कीबोर्ड से टाइप करते थे, हम लोगों ने एटीएम में देखा होगा, एटीएम में जो है वो टच स्क्रीन होता है, हम लोग सिंपल उसमें टच बटन वाला। या आपका जो मोबाइल है, मोबाइल भी आपका 5th जनरेशन का ही है, जिसको कि हम लोग मोबाइल को हम लोग कह सकते हैं स्मार्टफोन। जितने भी एंड्रॉइड फोन है दीज आर द स्मार्टफोन्स, तो ये भी तो टच स्क्रीन वाले हैं। तो टच स्क्रीन जो है वो आपके 5th जनरेशन में ही डेवलप हुए। वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि आप लोग अपने मोबाइल में ही कुछ ऐसे ऐप डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कोई चीज़ को ट्रांसलेट करना है, तो हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में और वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, या हमने उसको इंग्लिश में बोला है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर में भी, तो मोबाइल आपका एक मिनी कंप्यूटर ही है, तो अभी हम लोग उसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग जो चीज़ टाइप कर रहे होते हैं वो टाइप ना करके उसमें आपका एक वॉइस रिकॉग्निशन एक फैसिलिटी होती है कि हम जो भी बोलेंगे वो उसको वैसे ही टाइप करता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वॉइस रिकॉग्निशन। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह थी। तो ऐसे ही आपके बहुत सारी और भी जो डिवाइसेस हैं जो कि नई नई टेक्निक हैं, जो उसमें ये तो एलईडी है, एलसीडी स्क्रीन आ गई है, तो ये सारी की जितनी भी आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है, जिसको कह सकते हैं मोस्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दीज आर द कॉल्ड 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, अब उसके बाद आता है कि ये हाई लेवल, इसमें लैंग्वेजेस कौन सी है, मैंने पहले भी कहा था इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज हो रही है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जैसे आपका वीबी है, जावा स्क्रिप्ट है, अभी आपकी प्रोलॉग आई है, नई लैंग्वेज है, तो इस तरह से आपकी बहुत सारी और भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं जो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस में यहाँ पर लैंग्वेजेस में यूज होती। एग्जाम्पल इसका रोबोट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अब जो कंप्यूटर आपके आएंगे उनको वो आपके फोटोनिक और ऑप्टिकल कंप्यूटर्स कहलाएंगे। आपने ऑप्टिकल माउस भी देखा होगा, पहले वाले जो माउस थे उनमें नीचे एक व्हील लगी होती थी, एक गोल गोल सा था, जिसकी वजह से माउस आपका, जैसे हम लोग माउस चलाते थे तो वो उसका पॉइंटर जो स्क्रीन पे घूमता था। अब क्या है कि वो व्हील नहीं होती, एक ऑप्टिकल माउस है, उसमें एक सेंसर लगा होता है, आपका रेड कलर की लाइट होती है, तो वो कहलाते हैं, इस तरह के जो होते हैं वो ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ये ऑप्टिकल बेस्ड जो है वो आपके कंप्यूटर हो जाएंगे। यूज क्या हो रहा, इनका जो मेन प्रॉपर्टी थी, ये हम सबको पता है, इनका मेन यूज तो यही था कि ये आपके समान अनुप्रयोगों के लिए होने लगे थे। आप कंप्यूटर जो है हम लोगों का जो अगर देखा जाए तो एक मोबाइल जो है वो आपका है, जो कि स्मार्टफोन है, ये आपका एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। अब सारे लोग उसमें ऑफिस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, हम लोग पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना सकते हैं उसमें, तो जो काम हम इतने बड़े लैपटॉप और कंप्यूटर में करते थे वो एक छोटे से हैंड कंप्यूटर में, जो आपके एक सिंपल सा हमारे हाथ में मोबाइल है, इसी में ही सारा काम हम कंप्यूटर का कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि ये स्मॉल साइज के थे, होने लगे, मतलब बहुत, और चीपर भी थे, मतलब सस्ते होने लगे थे। ठीक है, और जनरेशन की अपेक्षा ये सस्ते थे, और इसमें जो आपकी जो टेक्निक थी वो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप थे, यानी कि इसमें जो आपके माइक्रो प्रोसेसर थे, पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज होने लगी। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, तो जब एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और वो भी पैरेलल में, तो अगर एक खराब हो गया तो दूसरे बाकी जो है वो प्रोसेसर वर्क करते हैं, यानी कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो रुकती नहीं है, तो यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेंटेन रहती है। तो रोबोट वगैरह में आपके पैरेलल प्रोसेसिंग ही यूज होता है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, प्रोसेसिंग यानी कि उनके जो कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से आपका ये हो गया 5th जनरेशन। तो बच्चों आपका आज से ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर भी यहीं पे क्लोज हो रहा है और ये सारी जनरेशंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।